डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक जागरूकता फैलाते हैं ताकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और एक स्वस्थ जीवन जी सकें। इसलिए विभिन्न विषय पर हम चर्चा करते हैं और साथ ही आपके सवालों को, आपकी आशंकाओं को भी दूर करने का प्रयास रहता है और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ भी मौजूद रहते हैं। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ, थायराइड। इसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा और शायद आप भी इसे एक बीमारी के रूप में ही जानते होंगे, लेकिन असल में ये एक हमारी ग्रंथि है जो हमारे गर्दन के नीचे त्वचा के अंदर होती है और इसका काम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार इसमें उतार चढ़ाव या फिर किसी तरह की समस्या होने की वजह से हमारा पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है, हमारे स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत असर पड़ता है। लेकिन थायराइड की समस्या होती क्या है, इसके लक्षणों को कैसे पहचाना जाए और अगर इसमें किसी तरह की समस्या आती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो उसका क्या प्रभाव रहता है, यही जानने का प्रयास करेंगे हम आज के कार्यक्रम में स्वस्थ किसान में। तो आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के विषय पर। थायराइड की समस्या और उसका निदान, ये हमारा आज का विषय है। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan2024@gmail.com। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com। ये हमारा नया आईडी है। अब आपको बता दें अपने टोल फ्री नंबर जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपके लिए अगले 1 घंटे तक उपलब्ध रहेंगे। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060, 1800-113061 टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो अगर आप भी किसी तरह की थायराइड से जुड़ी समस्या से परेशान हैं, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर भ्रमित हैं, तो उन आशंकाओं को दूर करने का ही ये आज का मंच है। आइए आपकी मुलाकात करवा देते हैं हमारे 2 बहुत ही खास मेहमान जो कि अगले 1 घंटे तक हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजेश खड़गावत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रोफेसर हैं हार्मोन रोग विभाग, एम्स अस्पताल दिल्ली में। और हमारे साथ डॉक्टर सीमा जैन है, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी आपका भी। तो जैसा कि डॉक्टर राजेश हमारे साथ एम्स से हैं, तो उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। साथ ही सीमा जी हमें बताएंगे कि आयुर्वेद इसको लेकर किस तरह आगे प्रोसीड करता है, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट या फिर कहे इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें। हम सभी चाहते हैं हम स्वस्थ रहें, लेकिन अगर आप आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली में शामिल कर लेंगे तो शायद आपको कभी अस्पताल का मुंह ना देखना पड़े। तो चलिए बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सर हम आपसे जाने इस विषय के बारे में और हमारे जो दर्शक हैं उनके सवाल है। एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। हमने अपने एआई एंकर के माध्यम से रिपोर्ट तैयार की है। नज़र डालते हैं आज के विषय पर। आइए चलते हैं भूमि और कृष के पास। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में, जहां हम सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारियां साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे थायराइड ग्रंथि की, जो हमारे शरीर की चयापचयी दर यानी मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करती है। थायराइड मुख्य रूप से 4 तरह के हार्मोन्स उत्सर्जित करती है, जो भोजन को ऊर्जा में बदलने और कोशिकाओं को उनके कार्य सुचारू रूप से करने में मदद करते हैं। इसके अलावा थायराइड का असर हमारे परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र तक पड़ता है।
तो बिल्कुल सही जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, जैसे कि अभी कृष्ण ने भी बताया कि सही समय पर सही जानकारी इस समस्या से आपको दूर रख सकती है या फिर कहीं इसका समाधान निकाला जा सकता है। तो सर शुरुआत यहीं से करते हैं कि सबसे पहले तो हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि थायराइड दरअसल है क्या। कुछ बातें हमने रिपोर्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, लेकिन अगर आप लेमैन की भाषा में समझाएं तो क्या होता है थायराइड, जिसे हमने स्कूल में ग्रंथि के तौर पर पढ़ा है लेकिन बीमारी के तौर पर भी जाना जाता है। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया, थायराइड एक ग्रंथि है जो हमारे यहाँ गले में होती है, चमड़ी के नीचे, और ये हार्मोन बनाती है। सो ये हार्मोन यहाँ से निकल के खून में जाते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इनका काम होता है कि पूरे शरीर को चलाए रखना। अगर ये हार्मोन नहीं होंगे तो पूरा शरीर नहीं चलेगा। सो ये थायराइड ग्लैंड जब भी जरूरत होती है ये उपयुक्त मात्रा में थायराइड हार्मोन बनाती रहती है, और इन थायराइड हार्मोन को हम जानते हैं T3, T4 के नाम से, और ये पूरे शरीर का काम चलाते हैं। अब ग्रंथि में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बीमारी होती है जिसकी वजह से यह हार्मोन नहीं बना पाती, तो थायराइड हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, थायराइड कम बनने लग गया है। और ये कम बनने की वजह से पूरे बॉडी पे असर पड़ जाता है, पूरे बॉडी की कार्य क्षमता कम हो जाती है। हर एक जो शरीर का अंग है वो अंग शिथिल हो जाता है, काम करना कम कर देता है, कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं। सो उस स्थिति में वजन बढ़ने लगता है, थकावट, कमजोरी, हार्ट रेट कम हो जाती है, कब्जी हो जाती है, स्किन एकदम ड्राई हो जाती है और बहुत सारे लक्षण होते हैं। इसके विपरीत दूसरी बीमारी होती है जिसमें ग्लैंड या तो बढ़ जाती है या फिर उतनी ही रहती है लेकिन हार्मोन ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है। अगर ज़्यादा हार्मोन बनाएगी तो पूरे शरीर पे उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, सारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। सो अगर उस देखें तो उन आदमियों को जिनको थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनता है उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना ज़्यादा आता है, उनका वजन कम होना शुरू होता है, उन्हें दिन में बार बार कई बार लेट्रिन आती है, थकावट, कमजोरी भी उनमें लक्षण देखने को मिलते हैं। सो इस तरह की ये दोनों मुख्यतः से बीमारी है। इसके अलावा और जो बीमारी है कि कई बार हार्मोन तो ठीक बना रही है लेकिन ग्लैंड में सूजन आ गई है, जिसे हम गोइटर कहते हैं, वो भी हो सकता है। और कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को आया है कि थायराइड ग्लैंड में कैंसर भी हो सकता है। तो मुख्य तौर से ये 4 तरह की बीमारियां हैं जो थायराइड ग्लैंड में होती हैं। जी जी बिल्कुल, तो बारी बारी से इन्हें और विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। और इस बीच हमारे दर्शक विपिन है जिन्होंने सागर से कॉल किया है। विपिन जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मध्य प्रदेश के सागर से हमारे साथ है फोन लाइन पर। जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी। जी मैम, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरे 2-3 सवाल हैं। पहले सवाल में मैं जानना चाह रहा था कि जो थायराइड है ये पर्टिकुलरली किस एज में होती है, अगर कोई एज भी मतलब रहती है कि इस एज में ज़्यादा होने की या उन लोगों को समस्या रहती है। और दूसरा सवाल में था कि थायराइड होने का कारण क्या कुछ है, अपनी जो एक्टिविटी है या फिर डाइट है, दिनचर्या, इससे भी कुछ रहता है कि उन लोगों की अगर कोई गड़बड़ है तो उससे भी हो जाए, या फिर मुख्यतः कारण क्या होते हैं थायराइड होने के। ठीक है, 2 सवाल हैं आपके। तो सर पहले तो यही कि क्या कोई एज होती है इसकी कि किसी की थायराइड? हाँ जी, थायराइड की बीमारी के लिए कोई एज नहीं है। ये नवजात शिशु को भी हो सकती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसमें पता चलता है कि थायराइड ग्लैंड की बीमारी है। उसमें ऐसा होता है कि थायराइड ग्लैंड या तो पूरी डेवलप नहीं होती, बनती ही नहीं है, या कम साइज में बनती है तो हार्मोन नहीं बना पाती। और इसका दूसरा विपरीत उदाहरण है कि थायराइड ग्लैंड 80, 90 या 100 साल की उम्र पे भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी उम्र पे थायराइड की बीमारी हो सकती है। हालांकि यह देखने में आया कि अधिकतर जो बीमारी होती है ये महिलाओं में ज्यादा कॉमन होती है पुरुषों के मुकाबले, और 20 से 40 साल या 45 साल की उम्र में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन किसी भी उम्र पे ये बीमारी हो सकती है। जहां तक आपने पूछा कि खान पान से इसका संबंध है, बहुत पुराने टाइम में जब हमारे पास आयोडाइज साल्ट नहीं था तब यह देखा जाता था कि आयोडीन की कमी से थायराइड की बीमारी हो जाती है। लेकिन अब पूरी देश में हमारे साल्ट जो है वो आयोडाइज्ड है, उसमें आयोडीन मिली हुई है। सो आयोडीन की कमी नहीं रही है। सो अब हम ये नहीं कह सकते कि थायराइड की बीमारी जो है वो आयोडीन की कमी की वजह से है। इसका खान पान से, एक्सरसाइज से, वजन बढ़ने से किसी तरह से थायराइड बीमारी का कोई संबंध नहीं है। अधिकतर कारणों में ये देखा गया है कि थायराइड बीमारी क्यों होती है, होती इसलिए है
कि जो हमारे शरीर में हमारी रक्षा के लिए जो एंटीबॉडीज बनती हैं, कई बार वो एंटीबॉडीज थायराइड ग्लैंड के साथ रिएक्ट करती हैं, थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर देती हैं, नुकसान पहुंचा देती हैं, और उस नुकसान पहुंचने की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है या हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, जिसको हम कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी बॉडी की एंटीबॉडीज उस पर असर करती है। जी जी बिल्कुल। आप डॉक्टर सीमा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद थायराइड की समस्या या बीमारी के बारे में क्या कहता है? आयुर्वेद में देखिए, थायराइड की कोई बीमारी नाम से तो कहीं कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो थायराइड के लक्षण हैं, जो सिम्टम्स थायराइड के जो हाइपर एक्टिव या कम एक्टिव होने पे आते हैं, वो सारे लक्षणों को हम आयुर्वेद में अग्नि की विषमता को लेके लेते हैं। अग्नि जो डाइजेस्टिव फायर है हमारी, जो कि हमारे सारे शरीर का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। चयापचय जो होता है, जो धातु ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो उत्तरोत्तर हमारे आयुर्वेद में जो कहा गया है कि धातु सप्त धातुओं का निर्माण होता है जो हम आहार को लेते हैं, वो अग्नि के डिस्टर्ब होने से, अग्नि के कम होने से वो कम हो जाता है, और उसके कारण सारा प्रभाव जो आता है, जो लक्षण सामने दिखते हैं, उनको हम थायराइड के बिल्कुल इक्वल कंसिडर करते हैं कि जो लक्षण हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म में होते हैं, वही लक्षण आयुर्वेद के अनुसार हम व्यक्ति में मानते हैं कि अग्नि की विषमता के कारण या मंदाग्नि या अत्याग्नि, अग्नि बढ़ भी जाती है बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, बार बार खाते हैं, गर्मी बहुत लगती है, बॉडी में हीट बढ़ जाती है। तो ये स्थिति आयुर्वेद में अग्नि की विषमता से माना है, क्योंकि आयुर्वेद में जो भी रोग हैं उनका कारण माना गया है रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, अग्नि के मंद होने के कारण सभी रोग होते हैं, एक कारण है मंदाग्नि। तो अग्नि को साम्य स्थिति में लाना ही हमारा मेन एक एम होता है, और जब हम अग्नि को साम्य करते हैं, अग्नि को नॉर्मलाइज करते हैं, तो अपने आप ही धातुओं का उत्तरोत्तर पोषण होने लगता है और लक्षणों में धीरे धीरे कमी आने लगती है। जी जी। तो जैसे कि आपने बताया मैम कि मंद अग्नि होना या फिर अग्नि का अधिक होना, इसे इस तरीके से देखा जाता है आयुर्वेद में, तो इसका बैलेंस, तालमेल, संतुलन कैसे बना रहे? अगर ये लक्षण दिखा, अगर हम आयुर्वेद की भाषा में, पद्धति में समझने का प्रयास करें, तो क्या उसके उपचार भी कुछ अलग हैं? क्या वो उपचार आप अपने जीवन शैली या खान पान से भी कर सकते हैं, या फिर कुछ और आयुर्वेद इसके बारे में सुझाता है? ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है जितेंद्र पवार है, जिन्होंने हमें कॉल किया है, और ये दर्शक हमारे साथ देवास मध्य प्रदेश से हैं। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है? जितेंद्र जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैम। जी बताइए क्या सवाल है सर? जी, मेरा एक दो सवाल था। बताएं। एक तो जितेंद्र पवार ने जब मैडम खातेगांव तहसील के देवास जिले से बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। जी जी बताइए। मेरे दो सवाल थे। एक तो थायराइड के कारण क्या कोई दूसरी गंभीर बीमारी का भी जोखिम है? दूसरा यह है कि थायराइड बीमारी वाले मरीज को कोई खान पान में कुछ विशेष डाइट लेना चाहिए? ठीक है, तो चलिए मेरा सवाल भी अगला यही था सीमा जी। तो सीमा जी क्या बताना चाहेंगे? हाँ देखिए, जो हमने अभी अग्नि की विषमता की बात की है, मुख्यतः जो हमारा शरीर है वो 3 दोषों से बना है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों का जब साम्य होता है, जब बिल्कुल बराबर मात्रा में होते हैं, तब स्वास्थ्य होता है, व्यक्ति स्वस्थ होता है। और जैसे ही इनमें साम्य बिगड़ता है, कोई दोष बढ़ता है, कोई घटता है, तो व्याधि के रूप में वो लक्षण सामने आते हैं। तो जहाँ हम थायराइड की बात करते हैं, थायराइड में हम मानते हैं कि यहाँ पे कफ और वात दोष की वृद्धि होती है, और पित्त, जिसको हम अग्नि से कंपेयर करते हैं, वो कमी होती है उसकी, वो क्षीण होती है, मंद होती है। तो जब वात और कफ बढ़ेगा बॉडी में, तो उनके कारण भी सामने आते हैं। जैसे आज के समय में लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल गई है, दिन में सोना, रात में जगना ज़्यादा हो गया है, रात में ज़्यादा देर तक काम करते हैं, दिन में ज़्यादा देर तक सोते हैं उसके बाद। तो आयुर्वेद के अनुसार दिन में सोना कफ को बढ़ाता है और रात में जागना वात को बढ़ाता है। तो अगर किसी ने अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी जो शरीर की जो एक रिदम है कि दिन में आपको जगना है, रात में आपको सोना है, उससे विपरीत काम किया,
तो आपके बॉडी का जो वात पित्त और कफ दोष का है वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। और जब बैलेंस बिगड़ेगा तो वात और कफ बढ़ेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं। दिन में आप सो रहे हैं, कफ बढ़ा रहे हैं, रात में आप जग रहे हैं, वात बढ़ा रहे हैं। तो उसके कारण से, और जब ये दोष का वैषम्य होगा तो जो अग्नि है, जो पित्त है हमारा, वो दिन में पित्त बढ़ता है। आयुर्वेद के हिसाब से सुबह प्रातः काल, जो सुबह का समय होता है, उसमें कफ बढ़ता है। दोपहर में पित्त, जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है, सूर्य की रोशनी, पित्त बढ़ता है, और जैसे जैसे वो कम होता है, रात शुरू होती है, तो वात का प्रकोप होता है। तो ये तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है बॉडी की आयुर्वेद के अनुसार। जब हम इसको उल्टा कर दिया तो सारा तंत्र बिगड़ गया। और जब समय पे, जब सोने के टाइम में जब आपको पित्त का कार्य करना है, अग्नि को कार्य करना है, उस टाइम आप सो रहे हैं, आपने भोजन नहीं लिया, आपने खाना नहीं खाया, तो वो डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा है, अग्नि अपना कार्य नहीं कर पा रही है, तो वो अग्नि धीरे 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 मंद हो जाती है। तो इन तीनों को अगर हम सामने लाना है तो आपको अपना दिनचर्या बहुत ही बैलेंस करनी होगी। आपको अगर आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप रात में 2 घंटे जगते हैं तो उसका आधा टाइम आपको दिन में सोना चाहिए, आपके जो दोष का वैषम्य हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए। जी। तो अगर आप अगर अपना रूटीन एक आप मेंटेन करते हैं, आप दिनचर्या अपनी फॉलो करते हैं, सही समय पर सोना, सही जगना, तो भी आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिव रहती है और अपना काम सही तरीके से करती है। तो जब हमारे पास रोगी इस तरह के आते हैं तो हम सबसे पहले उनको एक स्पेसिफिक दिनचर्या फॉलो करने को कहते हैं। कोई अलग दिनचर्या नहीं होती है कि आपको कुछ अलग करना है, बस सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे आपको खाना खाना है, सही टाइम पे आपको जो आपके मल मूत्र के वेग होते हैं, नेचुरल जो इनको अर्जेस बोलते हैं, उनको त्याग करना है। तो जब ये सारे जो एक प्रॉपर एक सिस्टम आयुर्वेद में दिनचर्या बोला गया है, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आप अपने आप ही आपकी अग्नि जो है वो नॉर्मलाइज होने लगती है। और बिल्कुल। तो देखिए, ये चाहे आयुर्वेद हो या फिर कोई और पद्धति, सब में कहा गया है कि आपकी दिनचर्या बहुत बेहतर होनी चाहिए। उठने का समय, सोने का समय जो कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में, उसे ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और अगर आप दिनचर्या का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का वैसे भी समाधान हो जाता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि और कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं और क्या ये आनुवांशिक भी हो सकता है, एकदम भी हो सकती है समस्या, क्योंकि सर ने भी कहा है कि पैदा हुए बच्चे को भी थायराइड हो सकता है, मतलब थायराइड की समस्या हो सकती है। तो इससे जुड़ी हुई बातें भी हम जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें स्वस्थ किसान। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान और आज हम बात कर रहे हैं थायराइड की समस्या, समाधान के लक्षण के बारे में। और एक कॉलर हैं जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। गौरव जी हैं फोन लाइन पर। गौरव जी, माफ़ कीजिएगा, सौरभ जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। सौरभ जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है। सतना मध्य प्रदेश से हैं सौरभ मिश्रा, बताएं सर। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता था, जो थायराइड होता है जी, ये मोटापा है एक प्रकार का ना? नहीं। अच्छा, ये भी देखिए एक भ्रांति भी है, तो मैम आप जवाब देना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, थायराइड
और मोटापा एक ही चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड जो ग्लैंड है, वो ग्रंथि है, वो कम हार्मोन उसमें बन रहा है, तो उसके कारण वजन बढ़ता है। तो वो एक उसका लक्षण है कि उसके कारण वजन बढ़ सकता है। पर ओबेसिटी होने का या मोटापा होने के बहुत सारे कारण हैं। ये थायराइड के कारण ही मोटापा है ये ज़रूरी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आपका कैलोरी इंटेक ज़्यादा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसा आयुर्वेद के हिसाब से आप ऐसा आहार खा रहे हैं जो कि कफवर्धक है। कफवर्धक आहार वो होगा जो कि मीठा होगा, मधुर रस प्रधान होगा, यानी मीठा होगा। तो मीठा आप ज़्यादा खाएंगे तो कफ बढ़ेगा, और कफ बढ़ने से कफ का लक्षण चूँकि गुरुता होता है, हैवीनेस, तो बॉडी में हैवीनेस और मांस धातु जो है वो फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा जी। तो उसके कारण कई है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी है फीमेल्स में, महिलाओं में मेनोपॉज के टाइम में जब हार्मोन बढ़ता है तो फ्लूइड रिटेंशन से भी वेट गेन होता है, तो उसको भी आप मोटापा कह सकते हैं। बहुत से कारण हो सकते हैं, सिर्फ थायराइड नहीं है कि थायराइड के कारण मोटापा हो रहा है। जी ठीक है। नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ दर्शक हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इन्होंने कॉल किया है। नंद स्वरूप जी, स्वागत है स्वस्थ के साथ में, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो जी नमस्कार। हेलो जी नंद स्वरूप जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि थायराइड जो दो प्रकार की होती है, एक तो सूखी होती है, दूसरी जो पानी वाली होती है। अगर थायराइड का जो है ऑपरेशन हो गया तो क्या पुनः फिर आप थायराइड हो सकती है? अच्छा ठीक है सर, ये इन्होंने अलग ही डेफिनेशन बताई, सूखी और पानी वाली, ये क्या मतलब आम लोग क्या इसी तरीके से? बिल्कुल, जैसा आपने बहुत अच्छा बताया है। जैसा हमने शुरू में जाना कि दो तरह की थायराइड होती है, एक हाइपोथायराइडिज्म जिसमें हार्मोन कम बनता है, तो ये उसको कह रहे हैं कि पानी वाली होती है, यानी आप वजन बढ़ जाता है, आप फूले हुए लगते हैं। और दूसरी थायराइड की बीमारी है कि जिसमें हार्मोन ज्यादा बनता है, आपका वजन कम हो जाता है और पतली है, तो उन्होंने उसकी तुलना सूखी वाली से की है, जो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है ऐसा। आपका सवाल है कि थायराइड का अगर ऑपरेशन हो गया है तो उसके बाद भी क्या थायराइड की बीमारी हो सकती है क्या? यह निर्भर करता है कि किस प्रकार का ऑपरेशन किया है। अगर हमने पूरी थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया है बाहर, तो होने की संभावना कम है, लेकिन हार्मोन नहीं बनेगा तो हमें बाहर से हार्मोन खाना पड़ेगा। और कई बार होता है कि थायराइड ग्लैंड पूरी नहीं निकालते, आधी निकाल देते हैं, तो आधी ग्लैंड बची रहती है, वो हार्मोन बनाती रहती है, लेकिन आगे चल के कुछ समय बाद ऐसा भी हो सकता है कि उस ग्रंथि में भी सूजन आ जाए या ट्यूमर हो जाए, तो उसको भी हमें निकालना पड़ सकता है। तो ये निर्भर करता है कि किस प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, जिसके आधार पे हम जान सकते हैं। जी जी। अब सर मैं ट्रीटमेंट पर सवाल भी आ गया, और मैं अगला सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ था। चलिए, ये तो बात होगी कि लक्षण किस किस तरह के हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी हमने जाना, और कुछ दर्शकों से जुड़े सवाल भी थे। अब मान लीजिए आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो किस तरह का इसका टेस्ट होता है और उसके मानक क्या रहते हैं? अब ये कि थायराइड की बीमारी, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपका वजन बढ़ रहा है, थकावट कमजोरी है, तो आपको अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यह कि हमें टेस्ट करवा के देखना चाहिए कहीं थायराइड की बीमारी तो नहीं है। एक बहुत ही आसान टेस्ट है, मुश्किल टेस्ट नहीं है। एक ब्लड सैंपल लेना है, उसके लिए खाली पेट की भी जरूरत नहीं है, आप कभी भी ले सकते हैं, सुबह भी करवा सकते हैं, शाम को भी करवा सकते हैं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, और उस ब्लड टेस्ट में हम देख लेते हैं कि थायराइड का हार्मोन कितना है। तो मुख्य प्रकार से दो जांच हम करते हैं, एक तो T4 की करते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाती है, और दूसरा TSH की जांच होती है जो कि पिट्यूटरी से बन के आता है और थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि आपको कितना थायराइड हार्मोन बनाना है। सो अगर TSH बढ़ा हुआ है और T4 कम है तो हम कहते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है, और अगर T4 बढ़ा हुआ है और TSH कम है तो हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, यानी सूखे वाली थायराइड की बीमारी है, जैसा आपने बताया। जी जी। तो ये एक आसान टेस्ट है जिसके आधार पे हम जांच करके बता सकते हैं। और इसमें क्या रेंज रहती है सर, आमतौर पर कितने में रहे तो ठीक रहता है? जो TSH की रेंज है वो नॉर्मल आदमी में रहती है 0.5 से लेके 5 के बीच में रेंज रहती है। तो आपका थायराइड TSH का लेवल इनमें से किसी भी जगह हो सकता है। अगर इस रेंज में रहता है तो हम उसे कहते हैं कि वो नॉर्मल है। इसी प्रकार जो T4 का रेंज है, T4 की रेंज रहती है 5 से लेके 14 के बीच में, तो उसके बीच में कभी भी कहीं भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है, सबसे ज़्यादा जो हमें परेशानी होती है डायग्नोसिस में, वो ये होती है कि TSH तो बढ़ गया है
लेकिन T4 कम नहीं हुआ है, जैसे हम कहते हैं कि सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, यानी थायराइड होने की संभावना आपको ज्यादा है। ऐसी स्थिति में निर्भर करता है कि TSH का लेवल कितना है। अगर TSH 10 से ऊपर चला जाता है तो हम तुरंत उसमें इलाज शुरू करते हैं, और 5 से 10 के बीच में है तो हम इलाज नहीं शुरू करते हैं। हम फिर उसका वेट करते हैं कि 3 महीने 6 महीने बाद दोबारा करके देखते हैं। अगर थायराइड की बीमारी है तो निश्चित तौर पे आपका TSH बढ़ेगा और 10 को पार करेगा, और 10 से पार करते ही हम इलाज शुरू कर देते हैं। जी जी, एक कॉलर है सर, बात कर लेते। दिलीप जी हैं। हेलो हेलो, दिलीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी नमस्कार दिलीप जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है? सवाल मेरा है, सवाल बताना है। जी जी बिल्कुल, सवाल आपका, अगर कोई सवाल है आज के विषय से जुड़ा हुआ तो आप हमारे विशेषज्ञों को बता सकते हैं। नहीं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। दिलीप जी मुझे सुन पा रहे हैं अब आप? हेलो। जी हाँ, बताइए सर। ठीक है, बताइए अपना सवाल बताइए। हेलो दिलीप जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चले, शायद हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है उन तक, फ़ोन भी कट गया है। सर अब ट्रीटमेंट की भी मैं बात करूंगी। मैम उससे पहले, जैसा कि हमने ब्रेक से पहले चर्चा की थी कि आयुर्वेद में से कहते हैं कि मंद अग्नि या फिर अधिक अग्नि का होना और उसका बैलेंस बिगड़ना शरीर में, जिससे ये इस तरह की समस्याएं आती हैं। अब अगर आयुर्वेदिक पद्धति की बात करें तो कैसे इसे हम संतुलित कर सकते हैं? सबसे पहले, जैसा मैंने पहले बताया कि अग्नि की विषमता है, तो जब हमारे पास मरीज आते हैं इस तरह के, तो हम उनका पहले पूरा एक रूटीन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद एक्चुअली एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। यहाँ पे हम लक्षणों का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हम एज ए होल उसकी पूरी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी प्रकृति और सबको ध्यान में रख के ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका जानते हैं कि वो किस तरह के उसका खान पान है, किस तरह की उसकी आदतें हैं, किस तरह की उसकी जो डेली रूटीन है, लाइफ स्टाइल है, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको एडवाइस करते हैं। जब हम उसको मेडिसिन के लिए देते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम अग्नि दीपन चिकित्सा करते हैं, दीपन पाचन औषधियाँ देते हैं। ऐसी औषधियाँ जैसे कि जिस तरह से जो गर्म तासीर की होती है, जैसे शुंठी हुआ, शुंठी को हम उसको बोलते हैं कि 1 ग्राम तक की शुंठी आप ले सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो हाफ टी स्पून लेना है, और अगर सर्दी का मौसम है तो 1 ग्राम भी आप ले सकते हैं आराम से। तो उसको आपको लेना है गुनगुने पानी से, और लगभग आपको 3 से 5 दिन तक हम उसको ये सिर्फ शुंठी चूर्ण देते हैं ताकि उसकी अग्नि प्रदीप्त हो, और जो कि मेन कॉज हम मानते हैं। और उसके बाद में जब हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो हम इसमें पंचकर्मा को भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि पंचकर्म से भी हम तीनों दोषों में जो वैषम्य हुआ है उसमें अलग अलग थेरेपी से, जैसे बहुत ज़्यादा अगर कफ बढ़ा है, अगर पेशेंट है उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा पूरे टाइम उसको थकान, और पेशेंट इस तरह की कंप्लेंट भी करते हैं कि लेटे ही रहते हैं, उठने का मन नहीं करता है, या मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द है, चल ही नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, इस तरह की, तब हम उसको कफ दोष की अधिकता मान के, कफ वात दोष की अधिकता मान के वमन ट्रीटमेंट, जो हमारा पंचकर्म का एक प्रोसीजर, जिसमें कि हम इंड्यूस्ड वोमिटिंग कराते हैं, वमन कराते हैं मेडिसिन के थ्रू, दवाइयाँ देके, और उसके बाद में हम कुछ दिन सेक, अभ्यंग और स्वेद भी करते हैं। सेक एक तरह का फर्मेंटेशन जो कि वात को कम करता है, और अग्निदीपन, अग्नि की चिकित्सा तो हमने सबसे पहले अग्निदीपन करके कर ली, लेकिन जो वात और कफ बढ़े थे उनके लिए हमने पंचकर्मा थेरेपी किया, और साथ में मेडिसिन भी हैं, बहुत सारी मेडिसिन है, अश्वगंधा, गुड़ुचि, कांचनार, ये सब हम, शिग्रू, मोरिंगा जिसको आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इन सभी के लिए मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप ये दवाइयाँ ना लें, आप डॉक्टर से परामर्श करें आयुर्वेद चिकित्सक से, और उनके हिसाब से ही अपना ट्रीटमेंट करें। अब एक कॉलर है, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं जल्दी से। अनिल जी हैं। हेलो हेलो, अनिल कुमार जी। जी अनिल कुमार जी हमारे साथ लाइन पर हैं। जी सर, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल। मैडम नमस्ते। नमस्कार। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ जी, हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट
मैडम हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है, वो लगातार 100 mcg ले रहा है थायरोक्सिन हार्मोन्स, और वो मतलब 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद अपना दोबारा से थायराइड टेस्ट कराए, और दवाई बंद करके कराए या दवाई लेते लेते कराए। ठीक है सर, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर राजेश? जहाँ तक हाइपोथायराइडिज्म का बात है तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि दवाई आप ले रहे हैं तब भी आप टेस्ट करवा सकते हैं, बंद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाइपरथायराइडिज्म में अगर आप दवाई ले रहे हैं तो भी आप टेस्ट करवा सकते हैं, तो इलाज रोकने की जरूरत नहीं है। इलाज चलते हुए आप थायराइड का जांच करवा सकते हैं और उसके आधार पे आपकी गोली की मात्रा को कम ज़्यादा किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। तो देखिए थायराइड की दवा को लेकर के भी हमारे जो दर्शक हैं वो बड़े आशंकित रहते हैं, वो दवा नहीं खाना चाहते। उन्हें लगता है कि एक बार थायराइड की दवा हमने खानी शुरू की ताउम्र खानी पड़ेगी, और कई बार इसी से बचने की भी कोशिश करते हैं। जब टेस्ट कराते हैं तो चीज़ें कंट्रोल में आती तो कई बार वो दवा अपनी मन से बंद कर देते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? क्या ये सही है? दवाएं कैसे लें? किस प्रकार से ये सभी मानक निर्धारित होते हैं? जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहें स्वस्थ के साथ। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं थायराइड की समस्या और उसके लक्षण और साथ ही समाधान की। अगर अभी तक आप अपने सवाल हम तक नहीं पहुंचा पाए हैं तो आप अभी भी समय रहते हुए हमें कॉल कर सकते हैं, हमें अपने सवाल ईमेल कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे और लेंगे उनका जवाब। और आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और सर, अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने टेस्ट के बारे में बताया, अब ट्रीटमेंट किस किस तरह से होता है? वो कौन सी स्थिति होती है जब हमें सर्जरी करनी पड़ती है? कहाँ तक दवाओं से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? दवाएं क्या एक बार शुरू की तो क्या उनकी मात्रा बढ़ती रहती है? बहुत सारे सवाल अक्सर हमारे दर्शकों के आते हैं। हाँ बिल्कुल। हाइपोथायराइडिज्म अगर हम बात करें, जो कि सबसे थायराइड की बीमारियों में सबसे ज़्यादा है, सबसे कॉमन है। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है और TSH एक बार आपका 10 से ऊपर चला गया है तो उसका मतलब है कि आपकी थायराइड की ग्लैंड हार्मोन पूरा नहीं बना रही है और हमें हार्मोन बाहर से देने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में एक बार ट्रीटमेंट शुरू करके हमें हमेशा ट्रीटमेंट देना होता है। हमेशा दवाई चलेगी और यह दवाई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सवेरे उठते ही आपको गोली खानी है, खाली पेट गोली खाना है, आधे घंटे तक चाय दूध नहीं लेना है, कुछ भी खाना नहीं खाना है, और उसके बाद में आप जैसा रूटीन चाहे वैसा कर सकते हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गोली आपको नियमित रूप से लेना है, बंद नहीं करनी है। अगर TSH 10 से ज्यादा का मतलब होता है कि आपको जिंदगी भर गोली चलेगी, या कि हम कई बार पेशेंट को बोलते हैं कि जब तक आपकी सांस चलेगी तब तक आपकी गोली चलेगी, आपको बंद नहीं करना है। जी। इसके विपरीत अगर हाइपरथायराइडिज्म है, ज्यादा थायराइड हार्मोन बनने वाली बीमारी है, तो उसका ट्रीटमेंट जिंदगी भर नहीं चलता है। उसका ट्रीटमेंट 1 साल या 2 साल के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, फिर जैसे ही कंट्रोल में आता है तो उसका एक पक्का इलाज करना जरूरी है कि या तो हम ऑपरेशन करके थायराइड का ग्लैंड निकाल दें या फिर उनको एक रेडियो एक्टिव आयोडीन का कैप्सूल आता है, वो कैप्सूल पिला देते हैं, तो उससे थायराइड की बीमारी ठीक हो जाती है या वो हाइपोथायराइडिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका इलाज करना बहुत आसान है। यह जानना जरूरी है कि अगर TSH 10 से ज्यादा है तो आपको जिंदगी भर लेने की जरूरत है, और अगर 5 और 10 के बीच में आया है थायराइड हार्मोन का रिपोर्ट, तो उस स्थिति में कुछ टाइम बाद थायराइड हार्मोन की दवाई बंद भी की जा सकती है। उत्तराखंड से एक और दर्शक है हमारे साथ, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो
हाँ जी, हाँ मैडम नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं सर? क्या सवाल है आपका, बताएं। ठीक है बाबा, बहुत बढ़िया। परेशान हूँ सर, बहुत परेशान हूँ बाबा। क्या समस्या है तारू जी, बताइए। मतलब तुम्हारा चैनल जब लगा रखा इस टाइम चैनल चला मेरे यहाँ। सर समझ बहुत परेशान हूँ मतलब, बहुत परेशान। क्या समस्या है, एक बार फिर से बताइए तारू जी, क्या समस्या है? मेरे घर वाले की समस्या, उनको थायराइड है, फूलने वाला थायराइड है उनको। थायराइड है, फूलने वाला। अच्छा, थायराइड है। अरे उसका मैंने ऑपरेशन करा था, 3 ऑपरेशन करा रखा। उसका एपेंडिक्स का और रसकुल्ले का। जी मैम, समझ पा रही हैं आप सवाल? जहाँ तक ये बता रहे हैं कि फूलने वाली थायराइड है, हालांकि फूलने वाली थायराइड का मतलब होता है कि हाइपोथायराइडिज्म है। सो हाइपोथायराइडिज्म में आपको थायराइड की दवाई की मात्रा लेनी है और रेगुलर बराबर लेनी है, तो उससे 90% तक थायराइड की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। अगर आप देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है या उसमें कैंसर का शक आ रहा है, तो उसी स्थिति में ही ऑपरेशन करते हैं। अदरवाइज हाइपोथायराइडिज्म में ऑपरेशन करने की जरूरत होती नहीं है। और बाकी जो ऑपरेशन है वो हो सकता है कि थायराइड से संबंधित नहीं हो। जी बिल्कुल। अब मैं सीमा जी आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि एक तो बात ये हुई कि हार्मोन्स का इनबैलेंस होना और थायराइड की जो समस्या है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा की, लेकिन अब इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर या फिर और कौन कौन सी क्रियाओं पर इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है? क्या ये प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करता है? पुरुष और महिलाओं दोनों में क्या इसका प्रभाव रहता है? बिल्कुल। थायराइड जो है अगर प्रजनन क्षमता की जहाँ आपने बात की है, तो प्यूबर्टी के टाइम भी है, फर्टाइल एज में भी और मेनोपॉज की एज में भी, महिलाओं में तीनों एज में प्रभावित करती है। अगर प्यूबर्टी के टाइम अगर थायराइड हार्मोन आपका इम्बैलेंस हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, तो आपको मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम है वो हो जाएगी, है ना। इरेगुलर पीरियड्स रहेंगे या ओवुलेटरी पीरियड नहीं होंगे। जब फर्टाइल एज में होंगे तो एग नहीं बनता है प्रॉपर टाइम से, मासिक जो धर्म है वो अनियमित है, तो कंसेप्शन के चांसेस भी डिले होते जाते हैं। और साथ में मेनोपॉज के टाइम में भी अगर हार्मोन कम हो रहा है तो भी उससे आपके शरीर को प्रभावित। कई बार क्या होता है कि जो मेनोपॉज के लक्षण होते हैं और जो हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण होते हैं वो भी लगभग मिलते जुलते हैं। उसमें भी मेनोपॉज में हॉट प्लस होते हैं, गर्मी एकदम लगती है, बॉडी में एकदम पसीना छूटता है। तो हीट टॉलरेंस इनटॉलरेंस जो है वो गर्मी के प्रति जो असहिष्णुता है वो हाइपरथायराइडिज्म में भी होती है। या तो उसको कई बार पेशेंट समझ नहीं पाता है कि उसे हो क्या रहा है। वो समझता है कि मेनोपॉज महीना बंद होने वाला है, उसके कारण ये लक्षण आ रहे हैं, लेकिन लक्षण थायराइड के कारण होते हैं। तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने लक्षणों पर ध्यान दें और सही समय पर चिकित्सक की सलाह लें, चिकित्सक के पास जाएं और उसको सही तरह से उसका उपचार कराएं। अन्यथा क्या होगा कि आपका कारण कुछ और है और आप ट्रीटमेंट किसी और का ले रहे हैं या उसको इग्नोर कर रहे हैं, और जब आप इग्नोर करेंगे तो उससे आपका पूरी जीवन शैली प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि थायराइड के कारण जो है वो मस्कुलर पेन्स और वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्किन ड्राई हो जाएगी, एकदम कोर्स, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। पेशेंट यही कंप्लेंट लेके आते हैं, तो सबसे पहले उसका उपचार भी ज़रूरी है और निदान भी जरूरी। जी। सुरेश जी हैं एक दर्शक हमारे साथ शाहजहांपुर से, आइए उनसे बात करते हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या प्रश्न है? हेलो सुरेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी बताइए, सवाल बताएं। मेरी पत्नी को बीपी घटती है हमेशा। बीपी कम रहता है? हेलो सुरेश जी। हाँ, क्या सवाल है आपका? आपकी पत्नी का बीपी? मेरा यह सवाल है मैडम, मेरी पत्नी की बीपी घटती है हमेशा। अच्छा ठीक है सर, बीपी की बात करें तो क्या इसका कोई संबंध हो सकता है थायराइड से? हाँ, बीपी अगर कम रहता है तो इसका भी थायराइड से संबंध हो सकता है। हालांकि हाइपोथायराइडिज्म में बीपी कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में बीपी कम हो सकता है। लेकिन बीपी कम होने के कारणों में देखें तो उसमें थायराइड बहुत कॉमन बीमारी नहीं है। उसके अलावा दूसरे बहुत कारण हैं कि जिनसे बीपी कम हो सकता है।
तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि एक बार आप अपनी पत्नी को नज़दीक के जो डॉक्टर हैं उनसे एक बार सलाह करवाएं, उनसे चेकअप करवाएं, देखें ब्लड प्रेशर कम होने का कारण क्या है, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसी वक्त भी एक थायराइड की जांच भी करके देख सकते हैं, तो थायराइड की वजह से तो बीपी कम नहीं है, यह हम निश्चित कर सकते हैं। जी जी। अब सर एक सवाल हमारे पास ईमेल आया है, और ये जो दर्शक हैं इनका नाम है मयूर राजपूत। ये कहते हैं कि इनकी उम्र 25 साल है और इनको डायबिटीज़ है। ब्लड रिपोर्ट जो लास्ट मंथ इनकी आई थी उसमें थायराइड था 4.4। इनका सवाल यह है कि डॉक्टर की तरफ से क्या उन्हें, डॉक्टर को क्या कंसल्ट करना चाहिए, किस तरह की डाइट रहनी चाहिए, डॉक्टर उन्हें क्या सलाह दे सकते हैं, और किस तरह की प्रिकॉशन या सावधानी इन्हें बरतनी चाहिए ताकि ये कंट्रोल में रहे। जैसा आपने बताया कि आपका थायराइड 4.4 है, तो हम आमतौर पर उससे ये मानते हैं कि आपका थायराइड में TSH का जो टेस्ट है वो 4.4 है। और अगर TSH का टेस्ट 4.4 है, 4.4 है, और आप कोई दवाई पहले से थायराइड की नहीं ले रहे हैं, तो यह निश्चित करता है कि आपको 4.4 पे किसी भी तरह की दवाई लेने की थायराइड की ज़रूरत नहीं है, और थायराइड की बीमारी को यह चिन्हित नहीं करता है। अगर आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म की, और उसके बाद आपका TSH 4.4 आ रहा है, तो उस स्थिति हम यही बता सकते हैं कि आप जो मात्रा ले रहे हैं वो एकदम ठीक ले रहे हैं। 4.4 TSH का मतलब है कि यह एकदम कंट्रोल है। और जो अगर आपकी दवाई चल रही है तो सेम मात्रा में चालू रखिए, और अगर दवाई नहीं चल रही है तो आपको दवाई शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब मैं आपके पास आना चाहूँगी सीमा जी, जैसे कि बहुत सारे दर्शकों के सवाल इसी से जुड़े हुए हैं कि क्या ये डाइट से, क्या घरेलू उपचार भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि घर में ही या फिर जड़ी बूटी से, इन सब चीज़ों से, गूगल से, अश्वगंधा से, कहते हैं ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं थायराइड में। तो कितना कारगर हो सकता है और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी अपने दर्शकों से कि ये भ्रांति है आपके दिमाग में रहती है कि हमें थायराइड की दवाई नहीं लेना है और उसकी जगह हमें उसको रिप्लेस कर देना है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, जबकि यहाँ पे ये है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए हमारी, और वही हम रखते हैं। जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि 10 तक अगर थायराइड 5 से 10 के बीच में आ रहा है तो आपको कोई भी थायराइड की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उस स्थिति में आयुर्वेद के पास आते हैं तो आयुर्वेद में हम, जैसा हमने पहले भी बताया कि हम उसमें अग्नि की चिकित्सा करेंगे। वहाँ पे आपको कोई भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लेना है, हम वहाँ पे आपको अग्नि की चिकित्सा करेंगे। जी जी जी, ठीक है जी। तो अग्नि की चिकित्सा करके और उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको ज़रूरत ही ना पड़े। आपको आगे ट्रीटमेंट 10 से आपका ऊपर ही नहीं जाएगा और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की। तो ये तो हुई बात कि आप अपने मन में ये भ्रांति नहीं रखिए कि आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है और एलोपैथिक ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं लेना है, वो दवाई ज़िंदगी भर के लिए चलेगी। 10 से ज़्यादा होने पर हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आपको वो दवाई भी लेनी है और साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जिससे कि हम आपकी अग्नि की चिकित्सा करेंगे। रही बात घरेलू उपचार की, तो एक सिंपल सी बात है कि जो भी औषधियाँ आपकी अग्नि को बढ़ाती हैं वो आपको हम देंगे। तो एक बहुत कॉमन है कि धान्य जीरक का जो जल है, धनिया जो होता है, धनिया है, उसको 1 चम्मच धनिया और आधी चम्मच जीरा जो खाने वाला जीरा है मसाले में, उसको आप रात में 1 कटोरी पानी में भिगो के अगर रखते हैं और उसको सुबह मसल के और छान के पीते हैं तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर डेली आप खाली पेट वो लेते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हेलो जी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। आप मुझे सुन पा रहे हैं कमलेश जी? जी। हाँ कमलेश जी, बताइए क्या सवाल है? मैम, वो थायराइड है मेरे को और बार बार मतलब बवासीर का प्रॉब्लम हो जाता है। दवाई जैसे लेते हैं तब तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है डॉक्टर राजेश, देखिए यही सवाल है कि जब तक दवाई लेते हैं तब तक ठीक हो जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की है इस बारे में कि दवाई
आपको बराबर लेनी है। अगर आपका TSH 10 से ऊपर है तो आपको दवाई बराबर लेनी है, मतलब बंद बिना नहीं नागा के करनी आपको लेनी है वो। बिना नागा के लेनी है। एक भी दिन भूलना नहीं है, चाहे आपका व्रत हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको दवाई लेनी है। सवेरे उठते ही लेनी है, खाली पेट लेनी है, आधे घंटे तक चाय दूध नहीं लेना, और उसके बाद आप थायराइड की बीमारी भूल जाइए। अगर मात्रा सही है तो आपको थायराइड का किसी तरह का कोई लक्षण नहीं होगा। बिल्कुल। और देखिए एक बात और यहाँ पर आपने बताया कि सबसे पहले आप दवा लें, आधा घंटा इंतज़ार करें, उसके बाद ही नाश्ता, चाय, पानी जो भी आपको लेना है, मतलब दूध वगैरह कुछ भी अगर जिसका सेवन करते हैं तभी आप लें, तभी आपको उसका दवा का पूरा प्रभाव, पूरा असर भी मिल पाएगा। फिलहाल इसी के साथ ही स्वस्थ किसान में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्वस्थ किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। अगर अभी तक आपने सवाल हम तक नहीं पहुंचाए हैं तो आप ज़रूर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं और जानें उनका समाधान। आज हम बात कर रहे हैं थायराइड की समस्या और समाधान की। अब सर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई कपल अगर आगे अपने फैमिली प्लान कर रहा है तो क्या उसे शुरुआत से ही सबसे पहले टेस्ट करा लेने चाहिए, और क्या इसे भी एक अनिवार्य माना जाए, क्योंकि कई बार होता ही है कि काफ़ी समय जब बीत जाता है तब पता चलता है कि थायराइड बढ़ा हुआ है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर एक व्यक्ति, हर एक औरत को जो भी प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उनको थायराइड का टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सिर्फ उन्हीं महिलाओं को ही करवाना है प्रेगनेंसी से पहले जिनको गले में थायराइड ग्लैंड की सूजन है, या जिसे हम गोइटर कहते हैं वो है, या जिनके घर में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, या जिनके पहले कभी थायराइड की प्रॉब्लम आई हुई है, या जिनको प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं, प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, उन महिलाओं को टेस्ट करवा लेना जरूरी है। या प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है तो हमें टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। लेकिन सभी महिलाओं को किसी भी प्रकार से थायराइड टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। जिनको रिस्क फैक्टर है, जैसा हमने अभी बताया, अगर इस तरह के रिस्क फैक्टर कोई आता है तो ही आपको थायराइड का टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, अदरवाइज टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब कई बार होता है कि प्रेगनेंसी हो गई है और उसके बाद कहा जाता है कि नहीं, सब प्रेगनेंसी में टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, सब प्रेग्नेंट महिलाओं को टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से मैं बताऊंगा कि उन्हीं महिलाओं को ही प्रेगनेंसी में टेस्ट करवाने की ज़रूरत है जिनको पहले थायराइड की बीमारी रही हुई है, या उनके घर में किसी को थायराइड की बीमारी रही हुई है, या उनके पहले जो डिलीवरी हुई थी उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए हुए हैं, बच्चे का जन्म टाइम से पहले हो गया था, या उनकी जो मेम्ब्रेन्स है वो जल्दी रप्चर हो गई थी। इस तरह के अगर रिस्क फैक्टर हैं तो उसमें थायराइड का टेस्ट करवाना जरूरी है। या उनके गले में गोइटर है, सूजन है, तो थायराइड का टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। लेकिन सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और एक और जो मेरा सवाल था कि क्या ये समस्या जन्मजात भी हो सकती है, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है, नवजात बच्चा है, क्या उसमें भी थायराइड हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि माँ को ना हो लेकिन संतान को हो? सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है कि माँ को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बच्चे को जन्म पे ही थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब थायराइड ग्लैंड बनती है बच्चे में, जब बच्चे का विकास होता है, बनती है पेट के अंदर, तो उस वक्त थायराइड ग्लैंड या तो बनती ही नहीं है या बहुत कम मात्रा में बनती है। जो जितना थायराइड हार्मोन चाहिए उतना नहीं बना पाते हैं, तो उस स्थिति में बच्चे को पैदा होते ही थायराइड की बीमारी हो सकती है, कुछ हफ्ते के बाद हो सकती है, कुछ महीने के बाद हो सकती है, या कभी भी ऐसा हाइपोथायराइडिज्म उसको हो सकता है। यह संभव है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम तुरंत पता करें कि बच्चे को कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारी कंट्री में भी, हमारे देश में भी धीरे धीरे ऐसा शुरू हुआ है
कि हर एक बच्चे का, जो भी बच्चा जन्म लेता है उसका कॉर्ड ब्लड से हम लेके टेस्ट करके देखें। हालांकि जो पश्चिमी देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें हर बच्चे का जो पैदा होता है उसका थायराइड टेस्ट किया जाता है। हमारी कंट्री में धीरे धीरे ये प्रचलन बढ़ने लगा है। सरकार ने इस बारे में जागरूकता दिखाई है और ऐसा धीरे धीरे करना शुरू किया है, क्योंकि अगर बच्चा को थायराइड की बीमारी है और हम तुरंत इलाज नहीं शुरू करते हैं तो उसका सबसे बुरा असर पड़ता है कि बच्चे के दिमाग पे। बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाता है, जिसे हम मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, मानसिक कम बुद्धि हो जाती है। उसको हम बचा सकते हैं अगर हम टाइम से थायराइड का पता कर लें और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दें। अगर इसमें 1-2 दिन भी हम देर करते हैं थायराइड की बीमारी, तो उससे भी बच्चे के दिमाग के विकास पे असर पड़ता है। तो हमें बिल्कुल देर नहीं करनी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो देर नहीं करनी है और सही समय पर सही ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ट्रीटमेंट तभी होगा जब आपको समस्या के बारे में समय रहते जानकारी मिल पाएगी। डॉक्टर सीमा, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार हम ये भी केसेस देखते हैं कि महिलाएं बिल्कुल स्वस्थ होती हैं, कोई उनको थायराइड की समस्या नहीं होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हम जानते हैं कि बहुत हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होते हैं और उस दौरान उनका TSH बढ़ जाता है। तो ऐसे में उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? क्या ये सिर्फ हार्मोन्स की वजह से होता है या फिर खान पान भी हम जानते हैं कि काफ़ी बदल जाता है उस समय पर? देखिए, अगर TSH प्रेगनेंसी के दौरान अगर कम हो रहा, बढ़ रहा है या चेंज आ रहा है, घट रहा है, तो आपको उसके लिए, उस पीरियड के लिए तो सप्लीमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। रही खान पान की बात, तो जो आयुर्वेद में कहते हैं कि जो शुरुआत के 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें आपको बहुत सावधानी रखनी होती है। और हम रोगियों को, मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको हम सलाह देते हैं कि उनको वो बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ें जिनसे पित्त का प्रकोप हो, वो चीज़ें नहीं खानी है। तो थोड़ा ठंडी चीज़ें, ठंडी तासीर वाली चीज़ें लें। और ज़्यादा कोई ऐसा अपनी लाइफ स्टाइल में भी कोई हैवी ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे कि उनको फ़र्क पड़े। बाकी सादा सुपाच्य खाना ही हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सलाह देते हैं। और उसके बाद सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, जहाँ तक प्रेगनेंसी में है, तो जो तीसरा, जो लास्ट का 6, 7, 8, 9 मंथ का जो समय है, उसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छा जो हमारे यहाँ पे गर्भिणी की पूरी परिचर्या बताई गई है हर महीने की। तो उसमें जो लास्ट के महीने हैं में इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वात बढ़ रहा है बॉडी में और उसके पूरे शरीर को प्रिपेयर होना है एक जन्म देने के लिए, तो उसमें थोड़ा थोड़ा घी खाने में, जो उसके खाने में है, वो घी की मात्रा हम बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा घी, ताकि उसका पूरा पैसेज, जो हमारा स्रोतस जिसको हम कहते हैं, आर्तव स्रोतस, वो थोड़ा सा स्मूथ हो, उसकी मसल्स स्मूथ हो, ताकि उसको जन्म देने में आसानी हो। तो इस तरह की औषधियाँ भी हैं जो हम बहुत सारे दूध को, औषधियों से सिद्ध दूध हम उसको देते हैं। और हर खाने में थोड़ा थोड़ा घी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पिलाना है, बट डेली उसके रूटीन में घी को हम ऐड करते हैं। और कई बार पंचकर्म में हम थोड़ा सा ऑयल का भी, मात्रा बस्ती जिसको हम बोलते हैं, ऑयल का एनिमा भी देते हैं, ताकि उसका पूरा पैसेज स्मूथ हो जाए और उसको नॉर्मल डिलीवरी होने में, बच्चा जन्म देने में बहुत आसानी है। जी जी। अब डॉक्टर राजेश, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, और ये भी लोगों की धारणा और भ्रांति या फिर कहें जागरूकता से जुड़ा हुआ सवाल है, या फिर भ्रांति को दूर करने की बात हम करेंगे। कई बार ये भी हम कहते हैं, लोगों को बात करते सुनते हैं कि नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। थायराइड का इससे क्या संबंध है? नमक से है या फिर दरअसल हम ये भी जानते हैं कि पहले आयोडीन नहीं होता था हमारे यहाँ जो नमक है, तो ये नमक का संबंध है थायराइड से, या फिर ये आयोडीन की जानकारी नहीं होती लोगों की कि हाँ नमक में आयोडीन होता है, इस वजह से? बहुत अच्छा सवाल है और यह लोगों को बहुत अच्छी जानकारी भी देगा। बहुत पहले 1986 से पहले ऐसा होता था कि हमें आयोडीन पूरी नहीं मिलती थी, तो गले में सूजन आ जाती थी और देखा गया कि बच्चों का मानसिक विकास पूरी तरह से नहीं होता है। फिर भारत सरकार ने कई तरह के प्रोग्राम चलाए और ये पता किया कि अगर हम
आयोडीन को नमक में मिला के नमक खिलाएं तो उससे हमारे आयोडीन का जो पोषण है शरीर का पूरा हो जाता है, थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी नहीं रहती है। और तब से हमारा ऐसा प्रोग्राम चल रहा है कि हम जो नमक खाते हैं उसमें आयोडीन मिली हुई फोर्टिफाइड होता है, वो फोर्टिफाइड होता है, उसमें आयोडीन मिली हुई होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वही नमक खाना है जो आयोडाइज सॉल्ट है, जिसमें आयोडीन मिली हुई है, उसी का ही प्रयोग करना है। और उसके प्रयोग से आपको प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में आयोडीन मिल जाएगी, इसलिए थायराइड की बीमारी नहीं होगी। अगर आपको आयोडीन की कमी नहीं है तो उसके बाद एक्स्ट्रा आयोडीन खाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। जी जी। अब मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे सर ने बताया कि आयोडीन की कमी की वजह से होता है, और नमक का मतलब यही है कि उसमें आयोडीन फोर्टिफाइड है, मतलब उसके साथ मिला हुआ है। और कहते हैं कि अगर आपको नमक में जो आयोडीन है उसका पूरा लाभ लेना है तो आपको खाना पकाते हुए, आमतौर पर ये होता है कि हम शुरुआत में नमक डाल देते हैं, पूरा खाना पकने के साथ साथ ही वो नमक इस्तेमाल रहता है भोजन के साथ, कहते हैं उसमें भी आयोडीन का लॉस होता है। क्या ऐसा भी कुछ है कि खाना बनाते वक्त किस स्टेज पर हमें नमक डालना चाहिए? देखिए, खाने के तो जब वो आधे से ज़्यादा पक जाए जनरली तभी डालना चाहिए, क्योंकि नमक से तो फिर वो ऑयल वगैरह भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो जब हाफ से भी ज़्यादा जब खाना पक जाता है, सब्जी या दाल, तब उसमें बाद में नमक डालें। और नमक बहुत ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और ज़्यादा लवण या जो कषाय, जो कसैले जो पदार्थ होते हैं ना, वो खाने से भी वात बढ़ता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप ये ज़्यादा खा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका वात बढ़ रहा है, और वात बढ़ने से वो जो दोष का वैसम में हो रहा है, जो कि इक्विलिब्रियम में रहना है, इम्बैलेंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लक्षण आपको आएंगे। जैसे थायराइड के जो लक्षण होते हैं, जैसे इसमें वेट बढ़ना, वजन बढ़ना, और आलस ही रहना, थकान रहना, पूरे टाइम पेशेंट सोता रहता है कि हमें उठने का मन नहीं करता। तो ये सारे लक्षण कफ वृद्धि के लक्षण है। एकदम से समझ में आता है कि बॉडी में बहुत ज्यादा कफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो आयुर्वेद इसे कहता है कि कफ बढ़ रहा है। और जैसे ड्राई स्किन हो रही है, बहुत ज्यादा बाल रूखे हो रहे हैं, कोर्स, तो उसमें वात के लक्षण हैं, यानी वात और कफ के बढ़ने के लक्षण तो हैं ही। तो देखिए, चाहे आयुर्वेद की पद्धति हो या फिर एलोपैथी की हो, बस हमारा मकसद ये है कि आपको जो सूट करे, जो एक हमने कहा समेकित एक प्रबंधन होना चाहिए, एक आपको प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, जो भी आपके लिए बेहतर है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वस्थ रहे, मंगल रहे, यही हमारी कामना है, और इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। डॉक्टर सीमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज के विषय को इतने विस्तार से और इतने सरल शब्दों में समझाया, और बहुत सारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। और दर्शकों से कहेंगे कि अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर आप चाहते हैं स्वस्थ किसान में किसी और विषय पर भी हम चर्चा करें, आपके सवाल लें, तो आप इसकी जानकारी हमें ईमेल करके भी दे सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, swasthkisanlive2024@gmail.com, जिस पर आप अपने सुझाव, अपनी राय, अपने सवाल या फिर आप अपने सुझाव भी हमें बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ आपसे हम विदा लेंगे एक नए विषय के साथ और नए मेहमानों के साथ। स्वस्थ किसान के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान चैन से कहां सोता हूं। कार्यक्रम बहुत विशेष है क्योंकि दिन बहुत विशेष है। आप सभी को किसान दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। बनना तेरे दादा की ऊंची दुकान, बनना तेरे दादा की ओए ओए ओए। हरी भरी चारो मोरिए जटे चोमा डोला डोरे, जटे सीधा डोला डोरे, जटे चोमा डोला डोरे, जटे सीधा डोला डोरे।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।